प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर की चर्चा। कहा, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग से कोविड के खिलाफ जंग में मिली मदद। सोलह जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण का तीसरा ड्राई रन प्रदेश में चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में ड्राई रन के तहत तैयारियों का किया निरीक्षण। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, समस्याओं को लेकर सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से चली सर्द हवाएं, प्रदेश में ठिठुरन के साथ सुबह शाम की ठंड में हुआ इजाफा। मौसम विभाग ने शीतलहर जारी रहने की दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रिजेश और अब समाचार विस्तार से। 16 जनवरी से देश भर में शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने तैयारियों को लेकर एक बैठक की। इस दौरान कोविड की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श भी हुआ। देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल मिलने के लिए अनुमति मिली है। टीकाकरण अभियान में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा और सहयोग से कोविड के खिलाफ जंग में बहुत ज्यादा मदद मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान देश ने संघवाद का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी, उसी पर चलने का हम सब ने प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति दी गई है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत आम लोगों की पहुंच के भीतर है। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लखनऊ में सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के ट्रायल और वैक्सीनेशन की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सवेरे 9:44 पर पहुंचे और करीब 6 मिनट तक सिविल अस्पताल में रुककर टीकाकरण के तहत दी जाने वाली सुविधाएं देखी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन हॉल, टीकाकरण हॉल और परीक्षण कक्ष का भी निरीक्षण किया। ड्राई रन के ट्रायल में शामिल 15 स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सिविल अस्पताल में आखिरी ड्राई रन की तैयारियों से
संतुष्ट दिखे। उन्होंने इसके पहले प्रदेश के 5 अन्य जिलों में चल रही ड्राई रन की कार्रवाई को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा। कुल मिला के 27 जगह के ऊपर कुल मिला के 71 तत्व हैं। ज्यादातर जगह से जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम होंगे, शासन ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के क्रम में पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी सीएमओ और इस अभियान के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जो क्रम तय किया गया है और सरकार ने उसी का हम पालन करेंगे और पूरे प्रतिबद्धता के साथ जो भी शासन की गाइडलाइंस का पालन हम करके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये मुझे आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना टीकाकरण का तीसरी बार पूर्वाभ्यास किया गया। सभी जनपदों में 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए। तीसरी बार पूर्वाभ्यास करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। इससे पहले 2 जनवरी को लखनऊ में और 5 जनवरी को प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल हो चुका है। पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश अपनी तैयारियां फुल प्रूफ करने में जुटा है। आज केजीएमयू में ड्राई रन का निरीक्षण जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया। उन्होंने बताया कि अंतिम पूर्वाभ्यास में करीब 20,000 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, तो वहीं पुलिस और अन्य विभागों के कर्मियों को भी तैनात किया गया। पूरे जनपद लखनऊ में 100% ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें हमारे 61 केंद्र हैं और 200 बूथ हैं, जहां पे 200 सेशंस लगेंगे एक्चुअल वैक्सीनेशन। और सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र है जहां 34 बूथ हैं वो केजीएमयू है, जहां पे 34 सेशन अभी ड्राई रन में भी चल रहे हैं। हर जगह पे व्यवस्थित तरीके से इसे 10 बजे से प्रारंभ किया गया है, जिसमें 5 चरण होते हैं मुख्य रूप से। पहला जो प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन होता है पुलिस कांस्टेबल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो बेनिफिशियरी हैं वो जाकर के वेटिंग रूम में बैठते हैं। वेटिंग रूम के बाद वो वैक्सीनेशन रूम पहुंचने के साथ ही उनका पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है दोबारा, और उनके डेटा को फीड किया जाता है। फिर उसके बाद ही क्या वैक्सीन दिया गया है और क्योंकि 2 वैक्सीन हमारे यहाँ पे अप्रूव्ड है, उसके पूरे डिटेल्स और अगला वैक्सीनेशन क्या डेट रहेगा उस कार्ड में उनको अंकित करके दिया जाता है। चौथा बहुत ही अहम जो फेज है इसमें वो है ऑब्जर्वेशन रूम का, मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति अपने घर चले जाते हैं। और इसके लिए AEFI के स्टैंडर्ड्स में हमने जो मानकों की व्यवस्था है किसी भी कंटीजेंसी के लिए भी हर केंद्र पे सुनिश्चित की गई है। बांदा में आज वैश्विक बीमारी कोविड-19 की वैक्सीन के टीकाकरण का दूसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जनपद के 11 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया। स्थानीय राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल सहित जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीम ने वैक्सीन का पूर्वाभ्यास किया। बांदा के जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में आज कुल 11 स्थानों पर 22 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ में प्रतीक्षा कक्ष, वैक्सीनेशन कक्ष एवं टीकाकरण के पश्चात ऑब्जर्वेशन कक्ष की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही कोल्ड चेन प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे बूथों की पूरी तरह से निगरानी की जा सके। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। पहले चरण में जिले के सभी 6,500 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। ये जनपद बांदा में आज सेकेंड ड्राई रन चल रहा है। ये हमारे 11 सेशन साइट्स हैं पूरे जनपद में, और इन 11 सेशन साइट्स में 22 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर ड्राई रन की कार्रवाई चल रही है। प्रत्येक बूथ पर 15 बेनिफिशरीज को ड्राई रन के दौरान उनको वैक्सीनेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें पहले सिटिंग एरिया बनाया गया प्रत्येक बूथ में, उसके बाद में वैक्सीनेशन रूम है और फिर मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन एरिया है। ये तीनों अलग अलग हैं, और जैसा वास्तविक रूप से जब वैक्सीन दिया जाएगा बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई हैं, ताकि इनमें जो भी समस्याएं आएंगी तो उसमें हम समाधान करा के जब वास्तविक वैक्सीनेशन होगा तब पूरी तरीके से ठीक ढंग से उसको जो प्रोटोकॉल फिक्स किएगा उसके हिसाब से वैक्सीनेशन करा सकेंगे। जनपद बलरामपुर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण हेतु आज जिले में 12 स्थानों पर दूसरा ड्राई रन कार्यक्रम किया गया, जिसमें वैक्सीन आने पर किस तरह से टीकाकरण किया जाएगा इसका विधिवत पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्वाभ्यास में रजिस्ट्रेशन से लेकर टीकाकरण, ऑब्जर्वेशन रूम, वेटिंग रूम, आपात कक्ष में लोगों को बैठाकर
भली भांति अभ्यास किया गया, जिससे टीकाकरण के समय कोई भी दिक्कत न हो। ड्राई रन में 20 टीमों द्वारा लोगों को प्रतीकात्मक टीका लगाकर अभ्यास किया गया। जिले में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में 7,353 लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए सूची तैयार कर ली गई है। महिला चिकित्सालय में नोडल अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि भविष्य में दिक्कत न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था टीकाकरण हेतु की गई है। सीएमएस डॉक्टर विनीता राय ने अस्पताल में टीकाकरण हेतु उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में कहा कि सारी व्यवस्था जो लाभार्थी आ रहे हैं उनको पहले उनका वेरिफिकेशन करके टेम्परेचर लेके और सैनिटाइजर के संग उनको सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करके अंदर भेजा जा रहा है। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए उनका पैन कार्ड और कुछ आईडी देखी जा रही है। उसके बाद उनको वेटिंग एरिया में बैठाकर उनको वैक्सीनेशन के लिए एक एक करके भेजा जा रहा है। वैक्सीनेशन का ड्राई रन का सेकेंड फेज चल रहा है, जिसमें ये पीएससी झोकहिया पर जो है वो और यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय कलवागी और जूनियर हाई स्कूल कलवागी, तो ये 3 सेशन हैं, 3 वैक्सीनेशन के केंद्र हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो गई है। कोविड-19 का ये सेकेंड ड्राई रन है जो महिला चिकित्सालय में हो रहा है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है सीएमएस मैडम द्वारा। पहले यहाँ पर 2 जो है पार्ट में हो रहा है और हर एक के पार्ट के लिए 3-3 रूम, वैक्सीनेशन अलग, ऑब्जर्वेशन अलग, और बाहर से चेकिंग करके सभी लाभार्थी जा रहे हैं और उनको वैक्सीन का मॉक ड्रिल करने के बाद आधे घंटे रोका भी जा रहा है, जिस तरह से कि जब सही से वैक्सीन आएगी तो उसका पूरा रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था बिल्कुल सही है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्याओं को लेकर एक सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई कर रहा था जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि उसका मुख्य मकसद इन समस्याओं को उचित ढंग से हल निकालना है। सरकार ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। देश में बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद देश के 9 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इससे पहले देश में केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली के पशुपालन विभाग के अनुसार दिल्ली में बर्ड फ्लू से हुई पक्षियों की मौत में अभी तक आए 8 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में 3 जगहों मयूर विहार, द्वारका और संजय झील से मृत पाए गए पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन तीनों जगहों के नमूने भोपाल भेजे गए थे। जालंधर भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। संजय झील को अलर्ट जोन घोषित किया जा चुका है। वहां अब तक 27 बत्तखों की मौत हो चुकी है। तीनों डीडीए के पार्क हैं और उन्हें सील कर दिया गया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश भर में बर्ड फ्लू को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। इससे भय का माहौल बना हुआ है। बर्ड फ्लू के पक्षी से आदमी में संक्रमण का आज तक कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तहकीकात को कर लें, इसकी गंभीरता की जांच कर लें। विभाग उतना ही अलर्ट है जितना कि कोई और अलर्ट होगा। 10 राज्यों में रिपोर्ट हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के राज्य की सरकारें उस एडवाइजरी को अमल में किए होते, चाहे दिल्ली की सरकार जो कह रहा है बत्तख मिला फलाने झील में, उन पर एहतियात किया होता तो शायद उनको समझ में आता। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 516 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 770 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या कम होकर 10,864 रह गई है। प्रदेश में अब तक 5,74,312 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 96.74 हो गया है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8,504 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 516 नए मामले सामने आए हैं।
इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 770 है। अब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या कम होकर के 10,864 रह गई है। आपको ध्यान होगा कि 17 सितंबर को अपने प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 68,235 थी, जिससे कि कम होकर के घट करके अब यह मात्र 10,864 रह गई है। तात्पर्य यह है कि संक्रमण काफ़ी नियंत्रित हुआ है और काफ़ी नीचे आया है, लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं। अभी भी लगातार हर जनपद से कुछ न कुछ संक्रमण की सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिए सावधानी बरतने में हमें कोई भी शिथिलता नहीं करनी चाहिए। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं, जब से मार्च से यह कोविड का संक्रमण प्रारंभ हुआ, तब से अब तक 5,74,312 लोग उपचारित हो चुके हैं और जो रिकवरी का प्रतिशत है प्रदेश का, वो इस समय 96.74% है, 96.74%। संक्रमण से कुल अब तक 8,504 लोगों की मृत्यु हुई है। हरदोई में प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मिशन शक्ति के अंतर्गत कुल 6,112 लोगों को 2,56,13,000 रुपए की धनराशि विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करने के लिए वितरित की। मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत शिशु एवं मातृत्व सहायता योजना में 215 महिलाओं को 50,77,000 रुपए प्रदान कर लाभान्वित किया गया। वाल्मीकि मदद योजना में 32 लोगों को 8 लाख, पुत्री विवाह सहायता योजना में 40 लोगों को 22 लाख रुपए प्रदान किए गए। संत रविदास सहायता योजना के अंतर्गत 100 लोगों को 2,80,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें केवल पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने श्रमिकों से श्रम कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, वो अब श्रमिकों और किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में बिल लाई है, और यही नहीं, जब से माननीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार आई, लगातार किसानों के हित में काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए, पहली कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया था। वहीं पर लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर उनको लाभकारी मूल्य उपज का मूल्य दिलाने के लगातार हमारा प्रयास जारी है। साथ ही साथ विगत 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी सरकार ने गन्ना किसानों का मात्र 15,000 करोड़ रुपया भुगतान किया था। हमने 4 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान अब तक कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ पहले खाद लेने के लिए किसानों को लाइन लगाना पड़ता था। हफ्ता लाइन लगाने के बावजूद भी उनको खाद की बोरी नहीं मिलती थी, उल्टे उन पर लाठियां भाजी जाती थी। आज किसी किसान को लाइन नहीं लगानी पड़ती है, मन चाहा उसे यूरिया की खाद मिल रही है, नीम कोटेड यूरिया भी उपलब्ध हो रही है। किसी भी किसान पर कभी खाद लेने के नाम पर लाठी नहीं बांधी गई है। और साथ ही साथ आज 3 लाख करोड़ रुपए का अलग से कॉर्पोरेट फंड बनाया गया है, जिसमें किसानों को समय समय पर आर्थिक सहायता दिया जा सके। फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अहम घटना है। ये वर्ष चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम की इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का शताब्दी समारोह मनाए जाने की घोषणा की। 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। इस संदर्भ में लखनऊ में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि चौरी चौरा के साथ साथ राज्यों में स्वाधीनता आंदोलन और बाद में युद्ध शहीद स्मारकों पर पुलिस बैंड के साथ
शहीदों को सलामी दी जाए। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के मौके पर बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस में किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र का अनावरण प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, जिसकी विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सीमा पर जवान खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, जो न किसी धर्म और जाति का होता है, तो वहीं खेत में अन्न पैदा करने वाला किसान भी किसी जाति और मजहब का नहीं होता है। उन्होंने जय जवान जय किसान नारे के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से बताया। आज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन की तरफ से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है और उसमें एक चित्र है, उसका लोकार्पण करने के लिए मुझे बुलाया था और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन लोग हर वर्ष रखते हैं कार्यक्रम बार एसोसिएशन रेवेन्यू बोर्ड के। तो आज मैं भी था, उनके साथ शिरकत करने का मौका मिला। जो सरकार है उसके लिए व्यापक अरेंजमेंट्स कर रही है कि जो पक्षी हैं जो वायरस के कारण कहीं मर रहे हैं उस पर ध्यान देके सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है और योजनाबद्ध कर रही है, हर चीज पे कर रही है, जो भी है उस पर सब चीज काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया तो पूरा व्यापक एक अरेंजमेंट करके कर रहे हैं। जब पैंडेमिक कोरोना से लड़ रही है सरकार तो इससे भी लड़ लेगी। वो वहाँ पे बातचीत चल रही है, सरकार केंद्र सरकार बातचीत कर रही है और सरकार जो है किसानों के हित के लिए ही जो कानून लाई है उसी के तहत वो बातचीत कर रहे हैं। पूरी तैयारी है, यहाँ पे हम लोग की पूरी कोल्ड चेन है और कोई कमी नहीं है। जितनी हम लोग की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा स्टोरेज की हम लोग ने स्टोर कर रखा है और जो भी पहला चरण जो है उसमें पूरी सभी लोगों को जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन लोग को वैक्सीनेशन होएगा। प्रयागराज में आज माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने मांग की कि शिक्षकों का स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन किया जाए, एनपीएस से संबंधित अंशदान और ब्याज शिक्षकों के खाते में जमा कराया जाए, नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन दिलाया जाए और शिक्षकों की लंबित समस्याओं तथा वेतनमान और प्रोन्नति से संबंधित मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाए। के माध्यम से विभाग से भी और शासन से भी ये निवेदन करूंगा कि इस प्रतिबंध को हर हाल में हटा दें, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है, बोर्ड का कोई प्रतिबंध। दूसरा एक प्रतिबंध है कि अगर जिसका जो अध्यापक आवेदन करेगा उस विषय का दूसरा अध्यापक वहां होना चाहिए। जब तक वहां उस विषय का दूसरा अध्यापक नहीं होगा जहां से वो ट्रांसफर चाहता है, जहां कार्यरत है, तब तक उसका ट्रांसफर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छटने और बर्फीली हवा चलने से ठिठुरन और ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश के कई स्थानों पर तापमान न्यूनतम 5 डिग्री तक पहुंच गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है और सवेरे शाम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश भागों में शीतलहर जारी रहने की संभावना है और आने वाले कुछ दिनों तक कपकपाने वाली ठंड का मौसम बना रहने का अनुमान जताया जा रहा है। पुवाया विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने लॉकडाउन के समय गांव-गांव जाकर गरीबों को राशन और अन्य जरूरी चीजों का वितरित करके किसी को भूखा नहीं सोने दिया। इस बार फिर कड़ाके की ठंड को देखते हुए क्षेत्र की गरीब जनता को ठंड से बचाने के लिए आज विकासखंड बंडा के ग्राम मंझिगई व कंधरपुर में कैंप लगाकर करीब 20 गांवों के 2000 लोगों को विधायक जीतराम पासी ने अपने सुपुत्र के साथ कंबल वितरित किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पुवाया क्षेत्र से विधायक जीतराम पासी ने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि उनके क्षेत्र के किसी भी गरीब को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए उनकी हर परेशानी को दूर करने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज भी उनके द्वारा पुवाया विधानसभा क्षेत्र के गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास रखते हुए सदैव सेवा में लगे रहते हैं।
निरंतर ये प्रयास रहा है जब से हम विधायक बने हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र को आए कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको हम हर संभव उनकी मदद करें। लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के दौरान भी हमने अपने क्षेत्र के अनेकों गांवों में जाके उनके घर पे राहत सामग्री, राशन वितरण किया। आज इस कड़ाके की ठंड पड़ रही हमारे प्रदेश में, हमने अपने क्षेत्र के ब्लॉक बंडा में करीब 15 से अधिक गांवों के वो ज़रूरतमंद लोग, जिसमें विधवा, विकलांग और बहुत ही गरीब तबके के अपने माताएं, बहनें और वहाँ के पुरुषों को चिन्हित कर लिया और उनका हमने कैंप लगा के कल हमने हमारे सुपुत्र नीरज कुमार ने जाके मौके पे सबको कंबल वितरण किया ताकि वो इस भयंकर ठंड से उनको राहत मिल सके। विधायक जी ने बहुत इस कड़ाके की ठंड में कंबल बांटे और वितरण किया है और विधायक जी बराबर सब लोगों की मदद करते हैं। हमारे विधायक क्षेत्राम जी ने घर घर जाके, गांव-गांव जाके गरीब लोगों की मदद की है और गांव-गांव जाके, घर घर जाके विधायक जी ने, क्षेत्राम ने सबको, इतनी कड़क ठंड पड़ रही है, सबको कंबल दिए हैं गरीब लोगों को और गांव-गांव जाके राशन बंटवाया और सबको राशन भी दिलवाया। और हमारे विधायक जी अच्छे हैं और मदद भी करते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, किसी को किसी बार प्रकार की तकलीफ तंगई तो नहीं है और उस परिवार को सबको मदद करते हैं और बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। लखनऊ जिला पुरुष एवं महिला सब जूनियर और सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का कल लखनऊ में आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में आयोजित हुई चैंपियनशिप के विजेताओं को आगामी राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के आयोजक अनुज दीक्षित ने बताया कि लखनऊ जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन लगातार इस तरह के स्पोर्ट्स के आयोजन कर रही है और नए नए पावर लिफ्टरों को मौका दिया जा रहा है। लखनऊ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से लखनऊ जिला पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप और चैंपियनशिप बॉयज एंड गर्ल्स की आयोजित की गई है, जिसमें 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें सुबह हमारे मुख्य अतिथि मेयर संयुक्ता भाटिया ने उद्घाटन किया था और इसका समापन के लिए ब्रजेश पाठक की वाइफ यहाँ पे आके पुरस्कार वितरण करेंगी। इसमें करीब लखनऊ की 50 जिलों ने पार्टिसिपेट किया है, 50 से 60 जिलों ने पार्टिसिपेट किया है। उनका पुरस्कार वितरण हो रहा है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबको दिया गया है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर की चर्चा। कहा, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग से कोविड के खिलाफ जंग में मिली मदद। 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण का तीसरा ड्राई रन प्रदेश में चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में ड्राई रन के तहत तैयारियों का किया निरीक्षण। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, समस्याओं को लेकर सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से चली सर्द हवाएं। प्रदेश में ठिठुरन के साथ सुबह शाम की ठंड में हुआ इजाफा। मौसम विभाग ने शीतलहर जारी रहने की दी चेतावनी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।